सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वह है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। आईएएस की परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई एक बहुत बड़ी मुद्दा है और इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका अर्थ समझना अलग बात है। सामान्य संदर्भ में हम महंगाई को अलग अलग अर्थों में समझ लेते हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से हम महंगाई को अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था में इसका डिस्कशन करते हैं तो वो कुछ अलग डिस्कशन होगा। उस डिस्कशन को हम लोग आर्थिक नियमों, आर्थिक ढांचों और आर्थिक नीतियों के संदर्भ में जरूर देखते हैं, जो एक अर्थव्यवस्था विषय का, एक इकोनॉमिक्स विषय का या इकोनॉमी विषय का एक सोच है और उसी सोच के संदर्भ में हम डिस्कशन करते हैं। सामान्य रूप से महंगाई जैसा कि आम जनता उसका डिस्कशन करती है, उस संदर्भ में नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोगों को आईएएस में लिखना है मेंस की परीक्षा में, तो जाहिर सी बात है हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और यह डिस्कशन हम लोग ऐसे ही संदर्भ में करेंगे। तो मुद्रास्फीति होती क्या है? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण विषय है और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुद्रास्फीति का परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका प्रभाव क्या है, फिर इसका निवारण क्या है। इस तरीके से जब देखिए, सिविल सेवा में किसी भी विषय को अगर आप डिस्कस करिए तो उसको समग्र रूप से डिस्कस करिए। केवल मुद्रास्फीति बताकर, मुद्रास्फीति के प्रकार को बताकर डिस्कशन नहीं होगा। सिविल सेवा परीक्षा में जब भी आप किसी चीज का अध्ययन करिए तो उसका पूरा जानिए, उसका परिभाषा क्या है, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका निवारण क्या है, फिर अपना भी आप सुझाव दीजिए। यानी आपके अंदर भी सुझाव देने की कुछ क्षमता होनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि यदि आपके समक्ष, आप देश के वित्त मंत्री हैं या आप वित्त सचिव हैं और देश में भयानक मुद्रास्फीति फैल गई, सरकार की आर्थिक नीतियों में लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है, देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति डरावनी होती चली जा रही है, मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुंच रही है, आप क्या करेंगे? आपका डायरेक्ट एक्शन क्या होगा? अब अगर आपने रटा रटाया उत्तर पढ़ के आप गए हैं एग्जामिनेशन हाल वहां आपने दिया है एग्जाम, तो इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आप निश्चित हिल जाएंगे। मैं इसीलिए अपने लेक्चर्स में यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि सिविल सेवा की तैयारी में आपके लेक्चर्स रटे रटाए नहीं होने चाहिए। आपके लेक्चर आपके अंतः विश्लेषण क्षमता का साकार स्वरूप होनी चाहिए। आपका जवाब समझ पर आधारित होना चाहिए, विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। और बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि आपके ये मौलिक विचार हो तो और अच्छा है। बहुत लोग सिविल सेवा में, मैं अब तो तमाम प्रकार की चीजें आ गई हैं, तमाम प्रकार के स्रोत आ गए हैं सिविल सेवा की तैयारी के। कुछ लोग यही कहते हैं कि मैं नेट से तैयार कर लिया हूं, कुछ लोग कहते हैं मेरा यूट्यूब से ही तैयार हो गया है।
देखिए ये सब चीजें पर्याप्त नहीं है। सिविल सेवा की तैयारी में ठीक है, अब तो देखिए यूट्यूब या नेट गूगल एक बहुत बड़ा माध्यम है एक दूसरे के विचार को जानने का। हम बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों के विचार को घर बैठे ही जान सकते हैं जो हम नहीं जान पाते। बहुत अच्छा माध्यम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन साधनों को आप पर्याप्त नहीं मान सकते हैं कि बस हो गया ये तीसरी। ये नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी, आपको अपने ज्ञान का दायरा विशाल करना होगा। ये सब आपको करना होगा। केवल आप ये सोचे कि कुछ लेक्चर्स हम पढ़ लिए, यूट्यूब लेक्चर्स की एक सीमा है, एक लिमिटेशंस है, और वो आप लोगों को, तैयारी के विद्यार्थियों को जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, उसको ये जरूर समझना पड़ेगा और वो ये मानना पड़ेगा कि स्वतः अध्ययन का यानी स्वाध्याय का कोई भी विकल्प नहीं। आपको स्वतः अध्ययन करना ही पड़ेगा, स्वतः परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगर कोई इसका विकल्प बता रहा हो तो वो सही नहीं बता रहा, वो गुमराह कर रहा है। आपको स्वयं मेहनत करना ही होगा और इसी संदर्भ में हम लोग लेक्चर देते। मेरा इसीलिए मैं अपने लेक्चर के संदर्भ बहुत ज्यादा तथ्यों का पुलिंदा नहीं मानता हूं। मैं आपके समक्ष केवल समझ विकसित करने का कार्य करता हूं और वही मैं इस लेक्चर में भी करने जा रहा हूं। मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था में तो आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, तभी आप इस संकट, जो प्रश्न मैंने पूछा मुद्रास्फीति का, तभी आप उसका जवाब एग्जाम में दे पाएंगे या इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जो है वो आप तभी जवाब दे पाएंगे। अर्थात इंटरव्यूअर को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे अगर आप रटा रटाए उत्तर देंगे। वो भी जान के आ रहा है, वो जानना चाह रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। इस विषय पे आपको मौलिक जवाब देने के विषय के संदर्भ में मैं अलग डिस्कशन करूंगा, अलग से मैं इसका लेक्चर वीडियो दूंगा। लेकिन पहले आइए हम लोग यहां इन्फ्लेशन को जाने। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में वह स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है और जो मुद्रा की मूल्य है, मुद्रा का जो मूल्य है उसमें कमी होती है। यानी वस्तुओं और सेवाओं की दाम तेजी से बढ़ता है और मुद्रा की जो क्षमता है, मुद्रा का मूल्य गिरना मतलब क्या हुआ, जो मुद्रा की क्षमता है उसमें कमी होती जाती है, यानी मुद्रा का मूल्य गिरता जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले जमाने में हम लोग जेब में पैसा लेकर जाते थे और झोला भर सामान लेके आते थे। आज हम लोग झोला में पैसा लेकर जाएं और जेब में सामान भर कर लाएं, तो किसका औकात गिर गया, मुद्रा का औकात गिर गया है। झोला में हम पैसा लेके जा रहे हैं और जेब में सामान भर के ले आ रहे हैं। और पहले जमाने में क्या होता था, हम जेब में कुछ पैसा लेके जाते थे और झोला भर सामान, बोरा भर सामान भर के ले आते थे। उस समय मुद्रा की औकात बहुत ज्यादा थी, आज मुद्रा की औकात क्षमता गिर गई। तो अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम में तेजी से वृद्धि होती जाती है, ग्रेजुअली धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और मुद्रा के मूल्य में कमी होती चली जाती है, तो इस अवस्था को इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहते हैं। अब मुद्रास्फीति को आप ये नहीं कह सकते कि कहीं किसी वस्तु का दाम ज्यादा है तो वहां मुद्रास्फीति, जैसे अमेरिका में हमारे वहां चावल का दाम कुछ है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है यहां से, तो आप कह दीजिए वहां मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है। किसी वस्तु का केवल महंगा होना मुद्रास्फीति नहीं होता है, क्योंकि उस जिस देश में ऐसा है वहां की आर्थिक ढांचा कुछ और है, हमारा आर्थिक ढांचा कुछ और है। तो किसी चीज का केवल दाम अधिक होना मुद्रास्फीति का आकलन नहीं है। मुद्रास्फीति में ग्रेजुअली अपने आर्थिक संदर्भ में, जिस आर्थिक ढांचा में आप बात कर रहे हैं, वहां वस्तुओं और सेवाओं के दाम में ग्रेजुअली वृद्धि होना या तेजी से वृद्धि होना और मुद्रा के मूल्य में धीरे धीरे कमी होते जाना, यह क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। आप ऐसे कह सकते हैं। अब कैसे कैसे ये उत्पन्न हो रहा है मुद्रास्फीति, जैसे
मुद्रा का मूल्य, मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ती चली जाए और वस्तुओं का उत्पादन स्थिर हो जाए। मुद्रा की मात्रा बढ़ती चली जाए और वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है वो स्थिर हो जाए, या मुद्रा की मात्रा स्थिर हो जाए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम होता जाए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। और उससे होता क्या है कि मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। भाई हम कह रहे हैं अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाए और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्थिर हो जाए तो मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई मार्केट में आलू अगर ज्यादा आ जाता है तो उसका दाम अपने आप कम हो जाता है, और मार्केट में अगर आलू कम होता है तो उसका दाम ऑलरेडी बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो गई और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कम होती चली गई तो मुद्रा पानी के समान ज्यादा हो जाएगा, उसका औकात अपने आप गिर जाएगा, और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कम होती जा रही है, उसका दाम बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति पैदा हो जाएगी। मुद्रास्फीति आप कॉन्सेप्ट में समझिए, किसी चीज की मात्रा बढ़ती चली जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका क्षमता कम होता चला जाएगा। भाई मुद्रा बहुत ज्यादा मार्केट में हो गई। किसी ने कहा था अर्थव्यवस्था में कि सरकार जब नोट ही से गरीबी दूर करना है तो क्या सरकार सबको 1-1 करोड़ का नोट छाप के दे सकती है और गरीबी दूर हो जाए? लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां बहुत बड़े बड़े नोट छापे जा रहे हैं। सरकार भी चाहे 1-1 करोड़ का नोट छाप के गरीबी दूर कर दे। जब नोटवे से गरीबी जाना है तो सबको 1-1 करोड़ का नोट दे दे, लेकिन उसके बाद आपके नोट की वैल्यू क्या रह जाएगी? क्योंकि आपके नोट की वैल्यू केवल आपके मार्केट से निर्धारित नहीं हो रही है, यह वैश्विक संदर्भ में निर्धारित हो रही है। वैश्विक संदर्भ में आपके नोट के अनुपात में आपका व्यापारिक ढांचा मजबूत है कि नहीं, आपका निर्यात मजबूत है कि नहीं, आपके वस्तुओं में गुणवत्ता है कि नहीं, वैश्विक संदर्भ में आप एक आर्थिक शक्ति हैं कि नहीं, इसके आधार पर आपके नोट का और रुपए का मूल्य जो निर्धारित होता है। केवल आपके घर में नोट का मूल्य निर्धारित नहीं होता है, केवल आप भारत के संदर्भ में। तो ऐसे तो हर देश अपने देश का नोट छाप के अपने देश को, घर के लोगों को रईस बना दे। तो मुद्रास्फीति, तो अब आइए हम लोग अपने विषय पे आते हैं। मैं देखिए सिविल सेवा का जो डिस्कशन है वो थोड़ी सा ब्रॉड संदर्भ में होता है, कोई ये नहीं हम लोग उसको लेके चलेंगे, केवल अपने संकुचित क्षेत्र को नहीं लेके चलते डिस्कशन में। डिस्कशन जब होता है तो वो फ्लो होता है, और यही चीज एग्जाम में आपका बड़ा मदद करता है। जब आप ब्रॉड सेक्शन में जब आप डिस्कस करते हैं तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि एग्जाम में वही चीज याद रहता है। आइए अब मुद्रास्फीति पैदा कैसे हो, मुद्रास्फीति का कारण क्या क्या है, सरकार क्या करती है। अगर सरकार मार्केट में मुद्रा का प्रसार बहुत ज्यादा कर देती है, बहुत ज्यादा नोट छाप देती है मार्केट में, तो मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और उससे मुद्रा मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार अगर सरकार नए नए कर लगाती है तो नए नए कर लगा देने से वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ जाता है, और इससे वस्तुओं और सेवाओं का दाम अधिक हो जाता है, जिससे महंगाई यानी मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है। इसके अलावा सरकार का हीनार्थ प्रबंधन। अब हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है? हीनार्थ प्रबंधन माने घाटे का बजट। सरकार जब घाटे का बजट बनाती है, घाटे का बजट का मतलब यह हो गया कि व्यय ज्यादा आय कम है, तो सरकार को उस
व्यय की पूर्ति करने के लिए मार्केट में अत्यधिक नोट छाप कर डालना पड़ता है। यानी सरकार जितना हीनार्थ प्रबंधन करेगी, मार्केट में उतना नोट छाप कर डालेगी, तो नोट की मात्रा अधिक हो जाएगी और जाहिर सी बात है वस्तुओं की नोट की मात्रा अधिक होने से नोट का मूल्य गिर जाएगा और वस्तुओं का मूल्य अपने आप बढ़ा ही रहेगा, तो वो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति पैदा हो जाएगी। इसके अलावा सरकार जब वस्तुओं का निर्यात बहुत ज्यादा कर देती है या निर्यात को प्रोत्साहित करने लगती है, जैसा कि सरकारें कर रही हैं, तो मार्केट में वस्तुओं की कमी हो जाती है। वस्तुओं की कमी हो जाने से वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है। यानी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, चाहे वो सरकार का हीनार्थ प्रबंधन हो, चाहे सरकार द्वारा मार्केट में अधिक नोट डाल देना हो, चाहे सरकार द्वारा नए नए कर लगाना हो, चाहे सरकार द्वारा वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना हो, ये सभी किसके कारण है? मुद्रास्फीति के कारण होते हैं। अब मुद्रास्फीति के दो रूप हैं, एक मांग जनित या मांग जनित स्फीति, दूसरा लागत जनित स्फीति। यानी मांग प्रेरित स्फीति और दूसरा लागत प्रेरित स्फीति। मांग प्रेरित स्फीति का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में मांग ज्यादा हो जाए और वस्तुओं की सप्लाई उस अनुपात में कम हो। अगर मांग वस्तुओं और सेवाओं का मांग ज्यादा हो और वस्तुओं की आपूर्ति कम हो, तो जाहिर सी बात है वस्तुओं की मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो उसका दाम बढ़ जाएगा और मुद्रास्फीति पैदा हो जाएगी। इसको कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग ज्यादा होने से और उसकी आपूर्ति कम होने से जाहिर सी बात है अपने आप वस्तुओं की दाम बढ़ जाएगी, क्योंकि जब मार्केट में मांग ज्यादा और वस्तु है ही नहीं, उतनी है ही नहीं, वही कहावत है एक अनार 100 बीमार, तो एक अनार हो उसके 100 बीमार हो, तो जाहिर सी बात है उस अनार का दाम बढ़ ही जाएगा। इसको कहते हैं मांग प्रेरित स्फीति। दूसरा है लागत प्रेरित स्फीति। अब वस्तुओं की लागत बढ़ जाए और उससे वस्तुओं के दाम बढ़ जाएगा। भाई आप किसी चीज को, आप इसी मार्कर को बना रहे हैं, पहले कम लागत लग रहा था, अब ज्यादा लग रहा है, अब लागत ज्यादा लग रहा है तो आप इसको महंगा बेचेंगे। तो लागत, वस्तुओं में लागत ज्यादा हो जाने से, यानी लागत का मूल्य ज्यादा होने से अगर वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाए तो इसको कहते हैं लागत प्रेरित स्फीति। तो हमने देख लिया स्फीति का रूप, देख लिया दो, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित, फिर देख लिया स्फीति का कारण। अब इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश के आर्थिक ढांचा में जब स्फीति बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसका सबसे बुरा प्रभाव सरकार के आर्थिक नीतियों पर पड़ता है। सरकार के आर्थिक नीतियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सरकार के आर्थिक नीतियों में जनता का अविश्वास पैदा हो जाता है। जनता अविश्वास करने लगती है सरकार के आर्थिक नीतियों में कि यह सरकार जो है वो महंगाई को कम करने में फेल है, मुद्रास्फीति को कम करने में फेल है, यानी इसकी आर्थिक नीतियां जो हैं वो सही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रभाव जो है व्यापारियों पर अच्छा पड़ता है, क्योंकि व्यापारियों को खूब लाभ होता है। महंगाई बढ़ गई, लाभ जम के कमा रहे हैं, ठीक है ना, उनको लाभ होता है। इसके अलावा जो स्थिर वेतन वाले लोग हैं, स्थिर वेतन वाले ज्यादातर नौकरी पेशा के लोग, सरकारी नौकरी वाले, उनको तो वेतन तो नहीं मिलना है, उनके लिए घाटा हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए 30,000 तनख्वाह है, महंगाई कम है तो 30,000 ज्यादा लग रहा है, महंगाई ज्यादा है तो 30,000 तो कम लगने लगेगा। तो स्थिर वेतन वाले लोगों के लिए महंगाई जो है, मुद्रास्फीति वो हानिकारक होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो परिवर्तनशील आय वाले होते हैं, जिनका आय बढ़ता घटता रहता है या बदलता रहता है, उनके लिए तो लाभ पैदा करेगा। एक बात और बहुत अच्छी आती है कि मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति से ऋणी जो व्यक्ति है, जो ऋण लिया हुआ, उसको लाभ होता है, लेकिन जिसने ऋण दिया उसको घाटा होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि ऋणी को कैसे लाभ हो सकता है?
और ऋण प्रदाता को कैसे घाटा हो सकता है। देखिए इसको समझिए। मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपया ऋण लिया था आज से 2 साल पहले। तब 100 रुपए में सपोज करिए 10 कलम मिलते थे। 10-10 रुपए का एक कलम है। और जिस समय हमने ऋण लिया था उस समय 100 रुपए में 10 कलम मिल रहे थे। ठीक। अब मान लीजिए मुद्रास्फीति इस समय आ गई 2 साल बाद। यानी मुद्रास्फीति मतलब क्या, मुद्रा का मूल्य गिर गया। मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, गिर गया। अब क्या होता है, 10 रुपए में 100 रुपए में 10 कलम नहीं है, बल्कि 100 रुपए में अब 5 कलम है। ठीक। 100 रुपए में क्या है, 5 कलम है। अब यानी कि आप उस जो ऋणी है जिसके पास 100 रुपया है, कहीं ना कहीं उसके लिए अब उस 100 रुपए का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब 100 रुपए के उतना महत्व ही नहीं रहा। क्योंकि मार्केट में मुद्रास्फीति है, मुद्रा का मूल्य गिर चुका है। लेकिन जो ऋण प्रदाता जिसने 100 रुपया दिया है, उस जमाने में 100 रुपए में 10 कलम मिल रहा था, आज 5 कलम मिल रहा है, तो वो 100 रुपया पाएगा तो 5 कलम पाएगा। एक मैं उसका मूल्य आकलन कर रहा हूं। उस कलम के अलावा बहुत चीजें वो खरीदेगा, लेकिन उसको अब वो चीज कम मिलेगा ना, क्योंकि वस्तुओं का मूल्य महंगा हो गया है और उसकी मुद्रा का मूल्य गिर गया है। तो ऋण प्रदाता मुद्रास्फीति में घाटा प्राप्त करता है। लेकिन जो ऋणी है, भाई हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसे मत लीजिए, नोटबंदी को ही ले लीजिए। थोड़ी सा देखिए जरा सा, नोटबंदी में स्थिति क्या हो गई थी कि लोगों के पास जो धन था वो यही सोच रहे थे किसी प्रकार से इस धन को हम अपने घर से निकालें। तो बहुत लोगों ने अपने नौकरों को 1-1 साल का तनख्वाह दे दिया, 1-1 वर्ष का तनख्वाह दिया, ले जाओ। जो लोगों ने सालों से अपने नौकरों को तनख्वाह नहीं दिया था, वो अगले कई साल का तनख्वाह दे डाले। क्या हुआ, मुद्रा की क्षमता ही गिर गई थी उस समय, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि नोट बंद कर दिया हूं। अब मुद्रा की औकात देखिए, है वही नोट, लेकिन उसकी औकात क्या गिर गई है। अब सब लोग सोच रहे थे कितना नोट हम दूसरे को दे दे, उधार कर्जा उतार दे। नोट वही था, लेकिन उसकी क्षमता सरकार के नोटबंदी करने से तुरंत गिर गई। आप ऐसे ही समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नोटबंदी और मुद्रास्फीति एक चीज है, लेकिन वही है कि मुद्रास्फीति में नोट की क्षमता गिर जाती। तो जो लिया है ऋणी, उसको फायदा होता है, क्योंकि उसको अब कम क्षमता वाले 100 नोट, तो 100 के ही देने हैं, लेकिन कम क्षमता वाले 100 के नोट देने हैं जो वो आसानी से दे लेगा। ठीक है ना। लेकिन जो पा रहा है उसको जो है घाटा होगा, क्योंकि इस समय उसके द्वारा दिए गए नोट की क्षमता गिर चुकी है। ये मुद्रास्फीति का ऋणी को फायदा होता है और ऋण प्रदाता को घाटा होता है। अब आइए देखा जाए कि मुद्रास्फीति समाप्त कैसे की जा सकती है, इसके नियंत्रण का उपाय क्या है। देखिए बहुतों दार्शनिकों का यह मानना है कि मुद्रास्फीति, थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति का होना आवश्यक है, क्योंकि इससे उत्पादन को प्रेरणा भी मिलती है, सरकार को अपने आर्थिक नीतियों, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। लेकिन अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए एक संकट है। दूर कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो सरकार अपना बजट जो है संतुलित बनाए, क्योंकि सरकार जितना ही घाटे का बजट बनाएगी, हीनार्थ प्रबंधन करेगी। हीनार्थ प्रबंधन, उसको बहुत ज्यादा नोट मार्केट में लाना पड़ेगा और उससे मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। इसके अलावा सरकार को प्रशासनिक उपाय के द्वारा मुद्रास्फीति को घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को यह चाहिए कि लोगों में अत्यधिक उपभोग की जो प्रवृत्ति है वो विभिन्न प्रयासों के माध्यम से कम करे।
हालांकि अब तो सरकारें हों या प्राइवेट जो उद्योग हों, वो तो लोगों के मन में जबरदस्ती, यही तो मार्केट का रूल है कि वो आपके मन में वस्तुओं को लेने के लिए प्रेरणा पैदा करती कि अरे आप ले नहीं रहे हैं, आपको तो लेना ही चाहिए। यानी आपको एक भोगवादी पशु के रूप में देखा जाता है। खूब भोगे आप, बल्कि आपको आपके मन में यह भावना ही पैदा कर दी जाती है कि आप भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। वीर भोग गया वसुंधरा, इसलिए लोग खूब भोगते हैं। जिसको 1 की जरूरत है वो 10 भोग रहा है, जिसको 2 की जरूरत है वो 50 भोग रहा है। जब भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम कैसे होगा भाई? अब सरकार चाहे प्रशासनिक उपाय करे चाहे नैतिक उपाय करे, चार्वाक के इस दर्शन को तो समाप्त ही करना पड़ेगा। यावत जीवत सुखी जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत। जब तक यह भावना भोगवादी आत्म केंद्रित आर्थिक अवधारणा, जिसमें केवल वस्तुओं को भोग का ही माध्यम माना जाता है, ये बढ़ता रहेगा। और ये जितना बढ़ेगा ये भावना लोगों के मन में, वो महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। तो सरकार को चाहे नैतिक हो चाहे प्रशासनिक उपाय हो, भोगवादी प्रवृत्ति के अलावा कम करवाना चाहिए और बचत की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सरकार वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ाए, तेजी से बढ़ाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन जब बढ़ेगा तो वस्तुओं का मूल्य घटेगा और अपने आप मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। तो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना, संतुलित बजट बनाना, ये तमाम वे सारे उपाय हैं जो सरकारें कर सकती हैं और करके मार्केट में मुद्रास्फीति को कम कर सकती हैं, ताकि लोगों का सरकार के और अपने अर्थव्यवस्था में विश्वास पैदा हो, सरकार की आर्थिक नीतियों में विश्वास पैदा हो। ये मुद्रास्फीति आज मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मेंस की परीक्षा में आप बहुत आराम से इस डिस्कशन लिख सकते हैं। मैंने बार बार आपको बताया है, तथ्यों का पुलिंदा आप कभी भी मेंस के पेपर में अपने लेखन शैली को मत बनाएं। हमेशा अपने लेखन शैली को विश्लेषण परक बनाएं, जिससे एग्जामिनर ये मानेगा कि आपके अंदर उस विषय की गहराई है। ठीक है, एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।